एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी। इस सीरीज़ में मैं अपने जीवन की जो बहुत सारी यादें हैं उनको संजोना चाहता हूँ, एक जगह लिपिबद्ध करना चाहता हूँ, ताकि मेरे स्मृति पटल पर भी वो हमेशा बनी रहें, वहाँ से विलुप्त न हो जाएं। और अगर किसी को मेरी स्मृतियों में रुचि हो तो उसके लिए भी ये उपलब्ध रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने अति शैशव काल की। मेरा जन्म 1952 के वर्ष में रामनवमी के दिन, जो 3 अप्रैल शायद था उस वर्ष, बिहार के दरभंगा में हुआ था। एक बहुत ही सामान्य परिवार में हम लोग थे और जन्म के करीबन 2-2.5 साल बाद ही मैं दरभंगा से समस्तीपुर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि मेरे पिताजी ने समस्तीपुर में एक विद्यालय शुरू किया था उसी समय। और फिर हम सब परिवार में मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरी बहनें, 2 बहनें बड़ी, वो सब हम लोग समस्तीपुर में रहने को चले गए। तो लगभग 1-2.5 साल की उम्र के बाद से और करीब 6 साल की उम्र तक मैं समस्तीपुर में रहा। मेरे पिताजी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पिताजी एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व थे। इतनी अलग अलग किस्म की क्षमताएं उनके अंदर में थीं। स्कूलिंग तो उन्होंने कभी की नहीं। शायद बचपन में 1-1.5 साल या 6 महीने 8 महीने किसी स्कूल में किसी पट्टी ले करके गए होंगे, लेकिन वहाँ उनको कुछ पढ़ने में मन नहीं लगा होगा या और कुछ हुआ होगा। उन्होंने कभी भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं की, कोई भी इम्तहान नहीं दिया। लेकिन बड़े होने के बाद बहुत तरह के उन्होंने काम किए, कारीगरी के काम किए, अंगूठियों में और तरह तरह की खुदाई करना और तस्वीरें बनाना, वहाँ से लेकर के और चाय बेचने तक का काम किया उन्होंने। इस समय में मेरा जन्म हुआ था, उस आसपास में वो चाय, पटना में एक चाय की दुकान करते थे और चाय बेचा करते थे। और उसी चाय की दुकान में ही कभी वो एक एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गए किसी टेबल वगैरह पर चढ़ते समय में, सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत सारा खून बहा, हाथों में, दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया। 3.5 महीने तक उसका प्लास्टर रहा वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर पटना छोड़ करके उस समय दरभंगा में रहे। फिर दरभंगा से ठीक होने के बाद फिर उनके जीवन की बिल्कुल दिशा बदली। उन्होंने स्वयं से बड़े होने के बाद, यानी अपनी किशोर अवस्था में, बहुत सारी किताबें खरीद करके बाज़ार से पढ़ी। कभी कोई परीक्षा नहीं दी, लेकिन पढ़ा उन्होंने। बहुत सारा गणित, बहुत सारी भाषा, बहुत कुछ पढ़ा उन्होंने। और उसके आधार पर समस्तीपुर में उन्होंने एक राजस्थान विद्यालय, इसकी स्थापना की। एक वहाँ की कोई समिति राजस्थान के लोगों की थी, जिनके पास एक बड़ा सा हॉल था और पीछे में थोड़ी जगह थी। शायद उसको कुछ थिएटर वगैरह बनाने की कल्पना थी, या थिएटर चल रहा था या कुछ ऐसा था। तो उसी के अनुसार एक बड़ा हॉल और उसके बाद बगल में एक छोटा कुछ टिकट काउंटर के जैसी जगह और फिर पीछे में थोड़ी खाली जगह, ऐसा स्थान था जो कि इनको उपलब्ध हो गया वहाँ के समाज के लिए, स्कूल चलाने के लिए। और उन्होंने वहाँ पर विद्यालय की स्थापना की। और सबसे जो अजूबा बात कह सकते हैं कि उस राजस्थान विद्यालय के अंदर में मेरे पिताजी एकमात्र उसके कर्ता धर्ता थे। प्रिंसिपल कह लें, शिक्षक कह लें, क्लर्क कह लें, झाड़ू लगाने वाले स्वीपर कह लें, जो भी कह लें, ये पूरा का पूरा 1 मैन शो था। और जिस समय वो अपनी पूरी रौनक में आया तो 7 क्लासेस चलती थी, जिनको कच्ची बच्चा, पक्की बच्चा, जिसको आजकल की भाषा में कहें तो शायद नर्सरी केजी कह सकते हैं, और उसके बाद क्लास 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी 7 क्लासेस एक अकेले शिक्षक
पढ़ाया करते थे, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और 7 क्लासेस एक शिक्षक आज के ज़माने में कहें तो ये हम कह सकते हैं ना कि बहुत ही ख़राब स्कूल है ये। 7 क्लासेस चलती हैं, एक ही शिक्षक है, क्या पढ़ाई होती होगी। लेकिन उनका तो प्रयोग बहुत ही अद्भुत था। पूरे समस्तीपुर में बहुत सारे दूसरे स्कूल थे, अच्छे बड़े स्कूल थे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, गैर सरकारी स्कूल थे, लेकिन राजस्थान विद्यालय की इतनी ज़बरदस्त रिपुटेशन थी कि वहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा अगर 5वीं के बाद किसी भी स्कूल में 6ठी क्लास के लिए अप्लाई करता है तो बाकी बच्चों के लिए टेस्ट होगा, बाकी बच्चों के लिए प्रिंसिपल उनसे सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि ये किस क्लास के लायक है। लेकिन अगर राजस्थान विद्यालय का सर्टिफिकेट है तो फिर किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। 6ठी क्लास में डायरेक्ट एडमिशन किसी भी स्कूल में होता था। हाँ, अगर उनके अभिभावक कहते थे कि इस बच्चे को आप 7वीं क्लास में एडमिट करिए, तभी कुछ प्रश्न पूछ करके अक्सर उनको 7वीं क्लास में भी एडमिशन मिला करता था। ऐसा ज़बरदस्त रेपुटेशन हमारे राजस्थान विद्यालय का उन्होंने अद्भुत परिणाम दिए। और केवल पढ़ना ही नहीं, जो अन्य गतिविधियां होती हैं उनमें भी हमेशा ये आगे रहा स्कूल। उस समय में थिएटर, नाटक इनका प्रचलन था और समस्तीपुर में जब भी कभी इस प्रकार का आयोजन होता था और उसके अंदर में विभिन्न स्कूलों के और विभिन्न मंडलियों के लोग अपने अपने नाटक प्रस्तुत करते थे, तो राजस्थान विद्यालय का नाटक हमेशा सबसे ज़्यादा सराहा जाता था। किसी प्रकार का कंपटीशन होता था तो राजस्थान विद्यालय के जो विद्यार्थी होते थे वही अक्सर उसमें बड़े प्रथम द्वितीय स्थान लेकर के आया करते थे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर को ले लीजिए, करिकुलर को ले लीजिए, अद्भुत स्कूल की रेपुटेशन और अद्भुत वहाँ से परिणाम, ये हमारे पिताजी का एक अनूठा प्रयोग था जो आज भी मेरे लिए भी पहेली है कि वो कैसे करते थे। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है समस्तीपुर, दरभंगा तो याद नहीं है क्योंकि 2.5 साल की उम्र के आसपास मैंने दरभंगा छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, वहाँ ज़रूर याद है क्योंकि 6 साल की उम्र तक मैं वहाँ था। तो बड़ा हॉल था जिसके अंदर में कि बड़ी बड़ी बेंचें थीं और डेस्क थे वहाँ पर, और सुबह बहुत सुबह ही बच्चे आने शुरू हो जाते थे। और हम लोग चूँकि रहने के लिए कोई अलग से घर नहीं था तो उसी कैंपस के अंदर में ही रहा करते थे। उसी हॉल के अंदर में एक छोटा सा पार्टीशन बना लिया था, जो लकड़ी के शेल्फ्स होते हैं उन्हीं लकड़ी के शेल्फ्स को रख दिया गया था, और उसका जो खाना जिसमें सामान रख सकते थे वो पीछे के साइड में था, छोटे पार्टीशन के अंदर में। उसी में सब खाना हमारा सब सामान रहता था और वहीं पर हमारा किचन भी बना था, वहीं पे हमारा भोजन भी बन रहा था घर का। और उसका जो बैक साइड था जो कि हॉल में था, वो बैक साइड के ऊपर काला पेंट करके उसको बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और सोने के लिए हम लोग, हमारा सारा परिवार उन्हीं बेंचों को रात में सटा करके, और उसका वहाँ हमारा वो बेड हो जाता था और सब हम भाई बहन माता पिता सब लोग उन्हीं बेंचों के ऊपर सोया करते थे। और सवेरे सवेरे बच्चे आने शुरू हो जाते थे और हमें जल्दी जल्दी उठ करके वो अपना समेट करके और फिर स्कूल की तरह उन बेंचों को लगाना, इस प्रकार का करना पड़ता था। और शाम देर तक बच्चे रहते थे, बहुत मज़ा होता था वहाँ पे। खूब उठापटक होती थी, खूब धमा चौकड़ी होती थी। स्कूल से जो पहले आ जाते थे स्कूल टाइम से और स्कूल टाइम के बाद तक रहते थे बहुत देर तक, उस समय में सब स्कूल वाले बच्चे और सब हम लोग खूब इधर उधर उछल कूद, इधर भागना दौड़ना, ये सब किया करते थे। पिताजी उसी हॉल के अंदर में क्लासों को अलग अलग जगह पर बिठाते थे और मुझे ध्यान है कि उनका जो रिसोर्सेज थे वो वही बच्चे थे। उन बच्चों ने पिताजी के साथ एक टीम की तरह काम किया पढ़ाने के अंदर में। 3री क्लास का बच्चा जो है वो पहली क्लास में जा कर के कुछ डिक्टेशन लिखा रहा होगा, 5वीं क्लास का बच्चा जो है वो गणित का सवाल कहीं 4थी क्लास में जाके हल करा रहा होगा, मेरे पिताजी सबको सुपरवाइज़ कर रहे होंगे। और इस तरह से उनका विकास, खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। और आप जानते ही हैं कि अगर आप पढ़ाने के लिए जाओ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग शार्प होती है।
आप स्वयं से पढ़ते हो तब जितना आपसे सीखते हो, अगर आप किसी को पढ़ाने के लिए जाते हो तो उस समय आपके ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और आप बहुत अलग ढंग से सोचते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत शार्प होती है। इसी का शायद उन्होंने फ़ायदा उठाया और इसी मंत्र को लेकर के वो इतना अच्छा वहाँ पर स्कूल चला पाए। इस समस्तीपुर के इस स्कूल के समय की एक और घटना मैं अभी आपको बताऊंगा और उसके बाद ये एपिसोड शायद हम लोग यहीं पे बंद करेंगे। मैं 2.5 साल से 6 साल के बीच में, किस वर्ष की बात है पता नहीं, लेकिन मुझे ध्यान है कि मैं बाहर सड़क पर, जहाँ मेरे उसका घर का या हॉल का दरवाज़ा खुलता था, उसके बाहर खड़ा हुआ था। मैं सड़क पर आने जाने वालों को देख रहा था, निहार रहा था। तो एक पास टाइम होता है, अगर सड़क पर हमारा घर होता है तो अक्सर हम घर में अपने बाहर की तरफ आकर के, और लोग जो आते जाते हैं, वाहन आते जाते हैं, उन सबको हम लोग देखा करते हैं। तो वहीं पे खड़ा होकर के और मैं सड़क देख रहा था। बारिश हो रही थी, वो भी मुझे ध्यान है। और अचानक बाईं तरफ से एक बड़ा सा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और मैं तो बहुत छोटा था ही, और वो कुत्ते की ऊंचाई और मेरी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहा ही नहीं होगा, और उसने एकदम से झपट्टा मार करके मेरा ओठ काट लिया और भाग लिया। काटा और भाग लिया, और जो ओठ के का एक किनारा था वो ऐसा लटक गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा सटा रहा, और उस तरह से एक पेंडुलम की तरह वो लटक गया। और मैं ज़ोर से चिल्लाया। पिताजी मेरे आए और उन्होंने अपने हाथ से उस लटके हुए हिस्से को ओठ के ऊपर सटा करके और दबाया, और दबाए लेकर के मुझे डॉक्टर के यहाँ गए, और डॉक्टर ने फिर उसमें पट्टी वट्टी करी, दवा वगैरह लगाई, और फिर बताया कि चूँकि वो कुत्ता अनजान कुत्ता है तो इसलिए इनको तो कुत्ते वाला इंजेक्शन 14 इंजेक्शन लगेंगे। और वो इंजेक्शन अगले दिन से लगने मुझे शुरू हुए और बहुत तेज़ बुखार आना शुरू हुआ। एक इंजेक्शन लगता गया और मेरा बुखार बढ़ता गया, एक इंजेक्शन लगता गया और मेरा बुखार बढ़ता गया। 7 दिन के बाद बुखार इतना तेज़ हो गया कि डॉक्टर ने कहा कि अब और इंजेक्शन हम लोग नहीं लगा सकते हैं, वरना बुखार से डैमेज ज़्यादा हो जाएगा कुत्ते काटने से। तो 7 इंजेक्शन के बाद वो वहाँ पे रोका गया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बुखार भी कम हुआ और कोई समस्या भी आगे नहीं हुई कम इंजेक्शन्स लेने के कारण से। और एक जो कई बार कहीं आप अप्लाई करते हैं तो लिखना होता है कि अपने शरीर का कोई पहचान का चिन्ह लिखिए, तो मैं अक्सर उस पहचान के चिन्ह में अपने ओठ की बाईं ओर कटा होने का निशान ये लिखा करता था। मूंछें आने के बाद अब वो निशान दिखता नहीं है, लेकिन स्कूल के समय में जिस समय मूंछें नहीं थी उस समय तक वो निशान बहुत अच्छी तरह से सभी को दिखाई पड़ता था। लोग पूछते थे कि ये कैसे चोट लगी है, क्या हुआ, तो किसी को बताया जाता था और किसी को हम लोग नहीं भी बताते थे कि ये किसने किया है और कैसे किया है। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर अगली कहानी इसके बाद के अंक में।